आज के इस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा से जुड़े हुए आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है सॉल्व करेंगे और उनसे जुड़े हुए जितने भी थ्योरी वाले पोर्शन है उनको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले किंगडम मोनेरा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, फिर उससे जुड़े हुए इनके एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किंगडम मोनेरा के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनमें न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम मोनेरा की बात करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा इनमें केंद्रक और केंद्रकला नहीं पाई जाती है। तो मोनेरा के अंतर्गत आपको बैक्टीरिया और हरे नीले सवाल मिलेंगे। तो बैक्टीरिया को यहाँ पर दो ग्रुप में बांटा गया है, पहला आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है एनिसेंट टाइम से, यानी कि ये वो बैक्टीरिया है जो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले आया है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी पर जीवन की जब उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया आई है। तो जो बैक्टीरिया सबसे पहले आए हैं वही बैक्टीरिया कहलाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यानी कि आद्य जीवाणु। तो ये बैक्टीरिया करोड़ों वर्षों तक रहे और धीरे धीरे इनमें बदलाव हुआ और बदलाव के फलस्वरूप आज के जो बैक्टीरिया है उन्हें हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ट्रू, तो इसलिए इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और इसके अलावा इन्हें मॉडर्न बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वही हम बात करें आर्कीबैक्टीरिया की, तो आर्कीबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथिनोजेंस। और वहीं यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और परपोसी बैक्टीरिया। तो आपके एग्जाम में इनसे कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, यानी कि जैसे कि हम मान लेते हैं माइकोप्लाज्मा आ जाए, तो माइकोप्लाज्मा अगर पूछ देता है तो आपके दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि ये किंगडम मोनेरा का सदस्य है। तो ये यूनिसेलुलर होगा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाएंगे। तो किंगडम मोनेरा के जितने भी सदस्य होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं ये प्रकृति में सबसे पहले आए, यानी कि ये प्राचीनतम जीवाणु थे। इसके अंतर्गत है हेलोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम साल्टी एरिया। तो ये ऐसे जल में होते हैं, यानी कि ये ऐसे क्षेत्र में होते हैं जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। वहीं हम बात करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। तो थर्मो का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर, और एसिडो का मतलब होता है एसिडिक। तो थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया है जो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर पानी जो होती है वो बहुत गर्म होती है, अतः ये गर्म झरनों में पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं हाई टेम्परेचर पे खत्म हो जाते हैं, परंतु थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सरवाइव करते हैं और एसिडिक मीडियम में भी बैक्टीरिया खत्म होते हैं, लेकिन ये pH 2 पर भी सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं और ये प्रायः ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर दलदल होता है, यानी कि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है सभी बैक्टीरिया डैश जगत के अंतर्गत आते हैं। तो सभी बैक्टीरिया किस में आते हैं, जगत मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, मोनेरा जगत के सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मोनेरा जगत में नहीं आते, तो आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा जगत में आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश अत्यधिक कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जीव जो अत्यधिक कठिन वास स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी कि ये ऐसे प्लेस पे पाए जाते हैं जहाँ पर जीवों का जो रहना होता है, यानी कि जो उनका पाया जाना होता है वो कठिन होता है। दे आर फाउंड इन मोस्ट हार्सी हैबिटेट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आद्य बैक्टीरिया यानी कि आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जो कंडीशन थे वो जीवों के लिए सुटेबल नहीं थे, लेकिन उस समय भी आर्कीबैक्टीरिया पाए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ।
तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखिएगा कि जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो सेल वॉल होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आर्की बैक्टीरिया है ये तो किंगडम मोनेरा का है, परंतु जो मोनेरा वर्ग के जितने भी जीव है यानी कि जितने भी जीव है वो सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। परंतु आर्की बैक्टीरिया के केस में आपको याद रखना है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया, यानी कि आद्य जीवाणु के संदर्भ में आपको गलत कथन चुनना है। तो ये धरती पर सबसे पहले है, ये सही है। ये प्राचीनतम बैक्टीरिया था, ये भी सही है। इन्हें प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम है और इनके जीवाश्म में भी मिलते हैं, परंतु ये बैक्टीरिया आज भी हमें जीवित मिले यानी कि ये लिविंग है, इसलिए इन्हें हम प्राचीनतम जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, परंतु जो लास्ट ऑप्शन है ये आधुनिक बैक्टीरिया है, ये गलत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन। तो हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अत्यंत लवड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथेन गैस उत्पादन करने वाले आद्य जीवाणु है, तो इन्हें हम बोलते हैं मेथेनोजेंस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनेक रूमिनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। तो रूमिनेंट पशु उन्हें कहते हैं जो जुगाली करते हैं। तो जितने भी रूमिनेंट पशु होते हैं यानी कि जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनकी आंत में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जैसे कि गाय है, भैंस है, इनकी आंत में मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जैसे ये गोबर देते हैं तो गोबर में आपने देखा होगा कि मीथेन गैस बनता है, इनके सड़ने से मीथेन गैस बनता है। तो ये मीथेन गैस आता कहाँ से? तो ये मीथेन गैस आता है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये गोबर जो वेस्ट मटेरियल है इसको सड़ाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मीथेन गैस है ये बायोगैस का मेन कंपोनेंट है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव पृथ्वी पर सबसे पहले है? तो सिंपल सा है, जीवाणु, ऑप्शन बी। और जो बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले है उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया आर्की बैक्टीरिया। तो आपके ऑप्शन में बैक्टीरिया भी मिल सकता है या फिर आर्की बैक्टीरिया भी मिल सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा यू बैक्टीरिया का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एग्जाम्पल ऑफ यू बैक्टीरिया? तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि साइनोबैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी यू बैक्टीरिया हैं, बट आर्की बैक्टीरिया जो है ये यू बैक्टीरिया नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस जीव को पादप जगत का जोकर कहा जाता है, यानी कि जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। तो इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है मैं आपको समझा देता हूँ कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण ये अपना शेप चेंज करता है और शेप चेंज करने की वजह से इसे बोला जाता है जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो प्रोटीन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है आर्की बैक्टीरिया की, परंतु अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, सेल वॉल इज अब्सेंट। तो याद रखिएगा कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है, बट जो माइकोप्लाज्मा है इनमें सेल वॉल नहीं होता। तो आइए मैं आपको माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे आउटर लेयर है वो लिपोप्रोटीन की बनी है। तो ये सेल वॉल नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बस आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी कोशिका है, तो आपको बताना है सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर मौजूद सूक्ष्मतम सजीव कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सजीव की बात बोला हुआ है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट लिविंग है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया और यहाँ पे बैक्टीरियम दिया हुआ है, तो बैक्टीरियम जो है वो सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, परंतु यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि
जो बैक्टीरिया है ये लिविंग है, बट वायरस के केस में हम सभी जानते हैं कि जो वायरस है ना तो ये सजीव है ना तो निर्जीव है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरिया। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया भी कई प्रकार के होते हैं, तो उन बैक्टीरिया में भी जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी कंसीडर करना है और इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड है माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन की उपस्थिति में मर जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में आपको गलत कथन चूज करना है। तो यहाँ पे पूछा दे कैन चेंज देयर शेप, तो ये अपनी आकृति बदल सकते हैं, सही है। इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है, तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो वर्ड जो निमोनिया है, निमोनिया का स्टार्टिंग पी से होता है, इसलिए पीपीएलओ। तो ये भी ऑप्शन सही है, इन्हें पीपीएलओ भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ये जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकते, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी बनता है। तो आइए माइकोप्लाज्मा से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो बात करें हम माइकोप्लाज्मा की, तो इसकी खोज नोकार्ड और रॉस्क ने किया था और प्रारंभ में इसे इन्होंने प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया, यानी कि पीपीएलओ नाम दिया। और यह नाम प्लूरो निमोनिया की वजह से यानी यही रोग के नाम से पड़ा हुआ था। बाद में यह नाम बदलकर माइकोप्लाज्मा रख दिया गया और माइकोप्लाज्मा नाम रखने वाले वैज्ञानिक थे नोवक। बात करें हम माइकोप्लाज्मा की, यह सबसे सूक्ष्मतम एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और यह पादप जगत का जोकर भी कहलाता है क्योंकि मैंने बताया था क्योंकि ये इसकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और कोशिका भित्ति नहीं पाए जाने के कारण यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके अलावा यह बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। और बात करें वैसे तो माइकोप्लाज्मा का आकार फिक्स नहीं होता, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो यह तले हुए अंडे जैसा दिखाई देता है। बात करें इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यह परजीवी और मितोपजीवी के रूप में पाया जाता है। इसमें जो जनन होता है खंडन, द्विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है। वही बात करें ये पैथोजेनिक नेचर होता है, यानी कि ये जंतु और पौधों दोनों में रोग उत्पन्न करता है। वही बात करें इसमें जेनेटिक मटेरियल की, तो इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।